एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब ये था, इससे पहले हमारी लास्ट एज क्या थी, रेस्टोरेशन, मोनार्की रिस्टोर हुई। अब यहाँ पे एज ऑफ सेंसिबिलिटी में पता क्या है, राइटर्स अभी तक तो क्या है किसी न किसी के दबाव में हुआ करते थे, ये पहली बार था कि लोग राइटर्स ने अपना खुद का दिमाग लगाया। क्या लगाया? खुद का दिमाग। खुद का दिमाग लगाना। खुद का दिमाग लगाना मतलब थोड़े से फ्री होना। काय के लिए फ्री होना? अपने काम के लिए। दैट मीन्स उनने रीजन सोचा कि हम जो कुछ लिख रहे तो उसका कुछ रीजन होना चाहिए। सेंसिबल, अपनी अंतरात्मा की सुनना, फील करना। और ओरिजिनल जीनियस, अभी तक किसी न किसी की गुलामी में शब्द निकल रहे थे। गुलामी कहना ठीक नहीं है वैसे, मगर कह सकते हैं अपनी समझ के लिए। गुलामी में निकलना मतलब कहा कि राजा की तारीफ में पोयम लिखनी है, इस चीज़ के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों सोच रहे थे? देखो एलिजाबेथन पीरियड आया है ना, जेम्स फर्स्ट आया, चार्ल्स फर्स्ट आया, सारे कहीं ना कहीं राजाओं की सेवाएं हो रही हैं, और राइटर्स पे उनका इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, उस राज्य में नहीं दिख रहा होगा, इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं सब लोग ना कंजेस्टेड थे। भाई लिख भी रहे हैं ना फ्रीली, तो भी एक डर तो ये होता है कि नहीं कि यार अगर कुछ गलत लिखा तो कोई फांसी पे चढ़ा देगा। ऐसा हुआ भी था, किसी को मारा था, हमें याद नहीं आ रहा किसको मारा था, एक राइटर्स थे। हाँ, अपन एग्जाम्पल जॉन मिल्टन को ही ले लें, उनके लिखने की वजह से उनको जेल में डाल दिया था कि भैया बस। ऐसे बहुत सारे राइटरों को डर ये होता था कि हमने कुछ गलत लिखा। हाँ, जैसे जो कैवेलियर पोइट्स थे, जैसे ही चार्ल्स सेकंड आया या ओलिवर क्रॉमवेल आया था, है ना, बस उन सबको फिर उठा के फेंक दिया था जो उसको सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब ये था कि सब राजनीतिक रूप से ना उथल पुथल चल रही थी। अब लेकिन हुआ क्या, पहली बार उनके खुद का जीनियस उभर के आया, खुद ने थोड़ा सा फ्री होकर लिखा, क्योंकि कुछ चीज़ों में छूट मिल रही थी। अभी राजा का जो दबाव था ना वो कम हो रहा था धीरे धीरे, उसकी पावर कम नहीं हो रही थी। पावर कम होने का मतलब उसका इफेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर किसकी चलने लगी थी अब, संसद की, मतलब एमएलए जो होते थे। जैसे इंडिया में है, तुम देखो राष्ट्रपति की चलती है, ज़्यादा नहीं चलती, प्रधानमंत्री की चलती है। ऐसा तक देखा है अपन ने तो कुछ सीन में कि प्रधानमंत्री ने उसको ग्रीड भी नहीं किया राष्ट्रपति को, ऐसी कुछ न्यूज़ में अगर देखा हो। समझ रहे, ग्रीड मतलब अभिवादन करना, ताकत होती है भाई। और राष्ट्रपति का जितना वेलकम ना हुआ, पता चला प्रधानमंत्री का हो रहा। तो पावर का खेल है, अब पावर ट्रांसफ़र हो रही थी, पहला रीजन। अब समझना, थोड़े से गहराई से घुसते जा रहे हैं। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, अब तक जिस ढकोसलेपंथी में या जो भी थोड़ी जो बुरी चीज़ें थी ना, उनसे निकल के मनो तो इंसान कहाँ जा रहा था? जल्दी जाओ, नीचे जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो उसको छोड़ा जाओ। तुम लोग सुन लो, ये शुरुआत थी जो रोमांटिक पीरियड था ना, उसकी जड़ों की। अच्छा, पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिक पीरियड है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो रोमांटिक पीरियड की जड़ें जमने लगी थी, आया समझ? उसकी जड़ें जमने लगी थी, है ना। ये टाइम पीरियड था कि जब रोमांटिक पीरियड की जड़ें जम रही थी। अच्छा, रोमांटिक पीरियड पता है क्या है? एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जब इंसान किन चीज़ों से निकल के आ रहा था, जो भौतिक चीज़ें थी ना, फिजिकल थिंग्स, उनसे निकल के नेचर को लव करना सीख रहा था इंसान। हम जो आज प्रकृति प्रेम देखते हैं ना, पहली बार। नहीं तो इससे पहले देखो, राजे महाराजे, पैसा दौलत ताकत शोहरत। अब फीलिंग तैयारी हो रही थी प्रकृति प्रेम की। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, सारे राइटर्स लोग, यार मार धाड़ मार काट। तो मन करेगा कि नहीं अब अच्छा एक नया चेंज आए, तो यहाँ पे वो लोग पैदा होंगे। ये है मतलब ओरिजिनल जीनियस, जो अंदर से आत्मा से आवाज़ निकलना। चलिए, पहली चीज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब लोग क्यों सोच रहे थे? क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। ये बार तुमने सुना होगा, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन सुना नहीं सुना? औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की महान औद्योगिक क्रांति 11वीं का इतिहास का एक हिस्ट्री का एक टॉपिक था, है ना। इंग्लैंड में इस टाइम पे ही इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, जब हम लोग जानते भी नहीं थे। बिजनेस डेवलप हो रहा था, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हो रही थी, ऐसी दौड़ मची थी कि यार कौन क्या बना ले, मतलब जितना ज़्यादा हो चीज़ें बनाओ, भारत को अच्छा तरीके से नोचा। और अब ये वो टाइम था जब इंग्लैंड ने बहुत सारी कॉलोनीज़ बना ली थी। कॉलोनीज़ का मतलब ये समझना कि अपने जैसा कॉलोनी नहीं, कॉलोनी का मतलब ये समझना वर्ल्ड की कंट्रीज़ को अपने कब्जे में ले लेना। इसके लिए वर्ड कॉलोनाइजेशन वर्ड यूज़ होता है। आगे से हम कॉलोनीज़ बोलेंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक। कॉलोनाइज करना मतलब पूरे वर्ल्ड के देशों को कब्जे में लेना, उन पे कब्जा कर लेना, और उनके जो संसाधन है ना, रिसोर्सेज हैं, उनको नोचना, खींच के लाना। कहा कि खुद का इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है। अरे पैसे की इतनी जो होता ना भूख,
अब देखो राजा महाराजाओं का पावर थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो इंसान की ताकत उठेगी, अब लोगों के पर्सनल दिमाग चले। आई बात समझ? पर्सनल दिमाग। अगली चीज़ टाउन अपीयर, शहर देखने लगे। अब गया राजा महाराजाओं का समय, लोगों के झोपड़े थे, एक जनता होती थी, एक राजा होता था, समय गया, अब शहर देखने लगे जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होंगी। वक्त बदल रहा है, हिस्ट्री के साथ साथ चेंजेस हो रहे धीरे धीरे। वो राजा नहीं देखते हैं अब जो तलवार लेके ऐसे घूमते थे, वो नाइट्स नहीं देखते जो बाहर सिक्योरिटी पे खड़े होते थे। सब बदल रहा है कहानी, अब बंदूक आ गई होगी। ये था इस टाइम पे बंदूक भी बन गई होगी। अब बेटा तलवार से मारने तुम्हारे पीछे ना भागेंगे, सीधा दूर से खड़े हो गए तुम, बस खड़े बस रहो। और जिस पहले व्यक्ति को गोली मारी होगी वो तो सोच रहा होगा जे आएगा और फिर तलवार से मारेगा, वो पता चला खड़े खड़े फट हो गए। वे सोच रहा होगा जे क्या चमत्कार है ना, तीर कमान तो दिख नहीं रहा था। समझे? दो चीज़ें आई, रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, भाई लोग बढ़ेंगे, भूख बढ़ेगी, एग्रीकल्चर डेवलप होगा। नील की खेती सुना है ना इंडिया में? हाँ हाँ, एग्रीकल्चर वो क्यों बढ़वा रहे थे भाई? उनको कपड़ों के लिए, इंडस्ट्रियों के लिए सामान चाहिए ना, कच्चा माल। खेती करवाएंगे, जी भर की खेती कराएंगे, करो सब। अफ्रीका को छोड़ दिया, खूब खेती करो, भारत को सबको कह दिया खूब करो, तुम्हारा कच्चा माल सब हम ही तो लेके जाएंगे। जिन जिन जगह पे इनने कॉलोनीज बनाए थे, जिन जिन देशों पे कब्जा किया था, सबसे बोला कि जी भर के करो, फैक्ट्री हमारे यहाँ लगी है, माल तुम्हारा चाहिए हमें, आन दो। समझे? टाइम देखो कितना चेंज हो रहा, सेंस जाग रही इंसान की, सेंस। अब चल रहा है खुद का दिमाग। ब्रिटिश फाउंड इंडिया, ब्रिटिश ने इंडिया को ढूंढ लिया समुद्र के रास्ते से, और मतलब फाउंड मतलब पा लेना। 1757 की क्रांति सुना है? 1757, नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब, है ना, मीर कासिम की धोखाधड़ी की वजह से बेचारे को कब्जे में ले लिया। हिस्ट्री आपको, इंडियन हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। लॉस्ट अमेरिका, बस एक नुकसान था कि अमेरिका इनके हाथ से निकल गया था। अमेरिका पे कब्जा रहा है, इस धोखे में नहीं रहना कितना ताकतवर अमेरिका है ना। तो उसने जो गुलामी के घाव नहीं देखे, कहावत है ना, जे के पाँव ना पटी बीमाई वो का जाने पीर पड़ाई, उस बंदे के पाँव में बीमारियाँ पड़ी थी, उसने भोगा है ये। स्पेन ने उसको अच्छा खासा लूटा, अमेरिका को अच्छे बैंड बजाए, फ्रांस भैया ने, ब्रिटेन ने, सब ने खूब नाटक किए हैं। उस बंदे ने सीखा है, अमेरिका ने, है ना, और ख़ुद को ग्रोथ कर लिया उसने, और आज उनसे ज़्यादा ताकतवर है ना। 4 जुलाई आई थिंक, हाँ 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया था। लेकिन इनको भारत मिल गया था, टेंशन नहीं है, इधर से तो अभी बहुत माल मिलेगा, है ना, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। दौड़ है, पैसे की भूख, सब अपने आप में छोटे छोटे लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिए, है ना। अरे ये बताते बताते याद आ गया, इससे जुड़ा हुआ है कि भूख क्या होती है। वर्ल्ड वार सेकेंड की कहानी अगर तुमको पता हो है, किसी को नहीं पता। अभी अभी एक लेटेस्ट मूवी आई है, ओपेनहाइमर, यूट्यूब पे ऐड देख लोगे, सॉरी ओपेनहाइमर। हाँ, अब तुम लोग को तो ये चीज़ इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। हम आज तो देख के चौंक गए थे, हमने कही सबसे पहले करेंगे डाउनलोड, है ना। अभी हाउसफुल चल रही है इंडिया में, जो लोग जानते हैं उनके लिए, नहीं जानते तो वो तो ज़ीरो। यहाँ पे आपको भूख दिखेगी अमेरिका की। वर्ल्ड वार सेकेंड में ये आने का इच्छा, मतलब इसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब इसको जापान ने उंगली करी ना, तो इसने परमाणु बम को बनाने की जो भूख वो तेज कर दी। तो ये जो मूवी है ये परमाणु बम के डेवलपमेंट की पूरी कहानी है कि अमेरिका ने कैसे परमाणु बम बनाया, समझे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओपेनहाइमर। हमें जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, करंट अफेयर में ये चीज़ें आती हैं, है ना। ऐसी कौन सी मूवी थी वो जो उसको लीड कर रहा था ना, उस बंदे का नाम था ओपेनहाइमर, साइंटिस्ट का नाम। क्लियर? आगे बढ़े, यहाँ से याद आ गया, लाइन से भटक गए थे। चलो ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अभी तक के। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत धमाकेदार चीज़ें हैं ये। जब सेंस जागी है, इंसान सोचना शुरू किया, तो पहली बार फ्रांस के लोग, उन्होंने कहा कि यार बहुत अत्याचार हो गए हम पे, अब सहन नहीं होगा, है ना। तो 1789 में वहाँ के लोगों ने किले को ही गिरा दिया, किले की दीवार को गिरा दी जहाँ राजा रहता था, और राजा को पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। सारे कैदियों को रिलीज कर दिया, और फ्रांस में लोगों को जो स्वतंत्र जो अधिकार होते हैं ना, वो अधिकार मिल गए। बाकी दुनिया में सबसे पहले, मतलब कहने का मतलब, वही मिले थे। देखो समय कितना तेज़ बदल रहा है, कहाँ राजेशाही महाराजाओं का समय से अब लोग अलर्ट होते जा रहे हैं, है ना। फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड याद रखना जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यूज़ किए गए थे, है ना। बहुत हैवी लेक्चर होगा ये,
ये थोड़ा सा हैवी होगा तुम्हारे लिए, पहले ही बता दे रहे। हाँ, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी का याद नहीं आ रहा, आई थिंक संप्रभुता तो नहीं है, वो तो सॉवरेनिटी है, चलो उसको बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में एक बंदा था जो इस एज का पप्पा कह दो, इस एज के पप्पा, इंग्लैंड में लिटरेचर की फील्ड में इन बंदे को ही सब कुछ माना, मतलब बहुत बहुत कुछ माना जाता है इनके नाम पे। इस एज को द एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, है ना। तो जॉनसन्स लिटरेरी क्लब, अब देखो सबसे अच्छी राइटिंग करी, सबसे टॉप लेवल की राइटिंग करी जॉनसन ने। इनका नाम, पूरा नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन, सुना है ना। हाँ, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। हम लोग सम्मान से इनको, जब एमए चल रहा था हमारा, तो तब हम लोग इनको बोलते थे डॉक्टर साहब, है ना। मतलब याद आ जाता था कि हाँ, जैसे बात कर रहे हैं अगर मान लो कि पढ़ाई में कि यार वो डॉक्टर साहब का वर्क है, तो जरे का तो फिर कहाँ आ गए, ये इनकी पहचान थी डॉक्टर साहब, हम लोग पहचानते थे इनको इसी नाम से, है ना। आया समझ। तो डॉक्टर साहब का एक लिटरेरी क्लब था, इनका एक ग्रुप था, है ना। यूट्यूब पे एक वीडियो भी डली है इसका, इनके बारे में, वो क्लब उसमें दिखाया है, उसका फुट डेमो बनाया है ना। हाँ, लगे रहते हैं सब, हाँ, तो बहुत सारा है। तो जॉनसन लिटरेरी क्लब, अब इस क्लब में कौन कौन थे, बर्क, पिट, फॉक्स, है ना, ये फॉक्स, गिबन, गोल्ड स्मिथ एंड अदर, कुछ लोग थे इस क्लब में, है ना, किताबों के कीड़े। लिटरेरी क्लब है, समझ जाना, लिटरेरी क्लब मतलब पढ़ाई लिखाई वालों का, जो राइटर्स होते हैं उनका। ये सब कुछ महान हस्तियाँ हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर, पहली चीज़। फिर राइजिंग ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या लोकतंत्र डेवलप हो रहा था। मतलब देखो कितनी ऐसी चीज़ें जो अभी तक ना हुई। इससे पहले हम क्या सुनते आ रहे हैं, ये शाही परिवार, ये राइटर, वो राइटर, ट्रेजेडी, है ना, कॉमेडी, ये वो, दिशाई बदल गई, यही है वो। इसलिए इस टाइम पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। धीरे धीरे हमें नाम याद आ रहा है, 3 नाम है, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, है ना, एज ऑफ जॉनसन, और द पीरियड ऑफ, क्या बोल रहे थे, ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल ट्रांसफर से बना है, ट्रांसफर होना मतलब एक युग का परिवर्तन होना। क्लियर। फिर मिडिल क्लास ग्रो एंड रीडिंग पब्लिक एरिया वाइडेंड, कहने का मतलब मिडिल क्लास ग्रो हो रहा था, है ना, जो अभी तक राजा की चापलूसी में लगा था। अब इनने कहा कि यार हमें तो फ्री है, हम तो बिजनेस कर सकते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये बेसिकली ऑफिशियल कंपनी नहीं थी, कुछ अंग्रेज थे जो यहाँ आए थे, एक कंपनी थी, है ना। बाद में प्रॉफिट देख के रानी के मन में दिमाग आया, एक आइडिया आया, एक काम करो कब्जे में ले लो, फ़ायदे का सौदा है। हाँ, मतलब कंपनी प्रॉफिट ले रही थी, ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम से दिख रहा है। बाद में अंग्रेजी जो इंग्लैंड गवर्नमेंट थी उसने फिर इसको अपने कब्जे में लिया, है ना, नहीं तो ये कंपनी प्रॉफिट पूरा चाटती रहती। ऐसे समझो भारत का कोई आदमी कोई कहीं से अच्छा, उसको बहुत सी सारी चीज़ें मिले, अब बाद में सरकार को देखे ये तो बहुत पैसा छाप रहा, इससे अधिकार लेके जी अपन खुद ले लो। ठीक है, तो कंपनी ने, मतलब सरकार ने इनके ठेके को सिर्फ 20 साल के लिए बढ़ाया, उसके बाद बोला कि अब ये रानी के उसमें होगा। तो पहले जो गवर्नर होते थे ना, जैसे रानी ने कब्जे में लिया ना, तो वो वायसराय कहलाने लगे। याद आ रहा है कुछ हिस्ट्री का। तो वायसराय कब कहलाए, जब रानी ने कब्जे में लिया। अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होंगे या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, अब वो कहलाएंगे वायसराय। बात आई समझ में, ऐसी होती है कहानी। तो मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे ये लोग, है ना, रिस्क उठा, नाम बना माउंटेन ड्यू, पहुंच गए इंडिया, बिजनेस शुरू, पा गए अच्छा खासा, चलन दो अब तो, अरे जितना खींच सके खींच लो, है ना। इन्होंने मतलब ये है कि आखिरी सांस तक, ऐसे समझो कि तुम्हारे सामने कछु ऐसी खाना रखा है, अब तुम उस लेवल तक खाओगे जब तक कि गले तक, यहाँ तक पेट भर न जाए। कहा कि कब पता कल मिले ना मिले। इतना बड़ा पूरा आमा से भर गया, पुटा भरते भरते गले तक, कोई चल ले थोड़ा सा। ऐसे भरा इनने, है ना। भूख बहुत खतरनाक होती थी इंग्लैंड की। चलो ठीक है, रानी को देख गया कि जो तो पलटी कर रहा, इतना तक खा के आओ तो नज़र पड़ जाती है। छोड़ो, ठीक। तो ये थी कीवर्ड, इस एज की विशेषता बताने वाले। ठीक है, इसको ओवर।